नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, जिसको लेकर सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं। प्रचार प्रसार और वार पलटवार का दौर भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी के साथ आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। हरियाणा के सोहना में बीजेपी प्रत्याशी तेजपाला जो है, तो इस रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की गई है और बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री के रूप में यहां पनप गया था। कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। भाइयों बहनों और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं कि देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार की जर्नी, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। और वहीं अल्मोड़ा शहर के लोगों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद फिर से तेज हो गई है। अल्मोड़ा के टाटेक हेलीपैड को हेलीकॉप्टर आवागमन के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा चुका है। जिला अधिकारी और प्रशासन की टीम ने टाटेक स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया और कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि टाटेक हेलीपैड में पहले हेली सेवा शुरू की गई थी, लेकिन हेलीपैड में कई खामियां थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है, जो कि मानक हेलीकॉप्टर पर सेवा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीएम ने जानकारी साझा की है और इस बीच आपको बताते चले कि डीएम ने हेलीपैड का निरीक्षण किया है और देखिए निरीक्षण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम हेलीपैड के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षात्मक का जायजा लेते हुए डीएम नजर आ रहे हैं, जहां पर हवाई सेवा को और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत डीएम ने यह निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बात के लिए निर्देश भी दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए डीएम नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मौजूद रहकर निरीक्षण किया। और वहीं ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक कार नो पार्किंग में खड़ी थी, जिसके बाद उसे क्रेन से टो करके उठाया गया और इसके बाद विवाद हो गया। कार चालक ने होमगार्ड पर अचानक हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद होमगार्ड ने बस अड्डा चौक की पुलिस को तहरीर देकर हमला करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और वही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पिस्टल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाला व्यक्ति बीडीसी मेंबर है और बीजेपी नेता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आपको बताते चले वायरल होने के बाद से पुलिस जो है एक्टिव हुई और आपको बताते चले कि इसकी तस्दीक करनी शुरू कर दे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने नगर व देहात क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटरों पर अचानक छापा मारा। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लाइन बोर्ड स्पा एंड सैलून में 3 पुरुषों और 3 महिलाओं के आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर संबंधित स्पा संचालिका सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी के साथ ही 5 पीड़िताओं को जो है रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने स्पा सेंटरों में अनियमितता पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों के चालान करते हुए 10,750 रुपए का जुर्माना वसूल किया है।
और साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक और 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किया है। इस बात को लेकर आईजी क्राइम एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया कि यह पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में ऐसा पहला प्रकरण है जिसमें सिम कार्ड और ओटीपी दक्षिण एशियाई देशों में भेजे जाते थे। मामला जो है उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। और वहीं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दी है। एनपीएस के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करेंगे और इसके तहत 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे। इसी के साथ ही काली पट्टी बांधकर कर्मचारी काम करेंगे। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर विरोध भी जताएंगे। बता दें 1 अक्टूबर को एनपीएस प्रणाली को सरकार ने लागू किया था, जिससे 1 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में कर्मचारी मनाएंगे। आपको बता दें कि कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है और इसी के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार मांग की जा रही है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को जो कर्मचारी है वो आंदोलन करेंगे। इसी के साथ साथ पट्टी बांधकर आंदोलन करेंगे। 1 अक्टूबर को ही देखिए पेंशन बहाली के लिए बात की गई थी, जिसके बाद से 1 अक्टूबर को ही वो ये दिवस मनाने के लिए आंदोलन तेज करते हुए नजर आएंगे। इसी के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 1 अक्टूबर को वो जो है वो बड़े स्तर पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ जो आंदोलन है वो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है और 1 अक्टूबर की तारीख दी है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 1 अक्टूबर को बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारी अब लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरी की जाए और इसी के साथ साथ अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए चेतावनी दी गई है। और वहीं केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से नील चौली से जो है सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि की डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आपदा को लेकर सीएम और सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है और लिनचोली से सोनप्रयाग मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां पर मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि भी स्वीकृत कर ली गई है और उन्हें एक बड़ी राहत पहुंचाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लिनचोली से सोनप्रयाग मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और तमाम लोगों को देखिए कई तरह के नुकसान भी पहुंचा हुआ है, जहां पर अब मुख्यमंत्री राहत कोष से उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ ये दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बताते चले केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ अब उन्हें राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की जा रही है, जिन्हें राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहां पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी इस तरह की क्षतियां हुई हैं वहां पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं।
और वहीं ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की मुख्य सड़क का डामर बह गया है, जिससे सड़क पर पत्थरों का नजारा दिखाई दे रहा है, जिस पर वाहन चलना तो दूर पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनगिनत दोपहिया वाहन सवार रपट कर चोटिल हो रहे हैं। और बापू ग्राम के निकट 2 महीने से धरना दे रहे समाजसेवी सुरेंद्र नेगी ने बताया कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। निवर्तमान पार्षद जयेश राणा ने बताया कि सड़कों के निर्माण को लेकर नगर निगम से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और देहरादून के पलटन बाजार में सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला और अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। देहरादून के डीएम सचिन बंसल ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए हाईटेक सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 25 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, देहरादून का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका पलटन बाजार है। यहां पर महिलाएं, बच्चे रोजाना अधिक संख्या में आते हैं, जहां साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी सचिन बंसल ने कहा कि पुलिस की तैनाती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है और इसके लिए बाजार में हाईटेक सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे आगे कोई आपराधिक गतिविधि न हो सके और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। व्यापारी वर्ग की भी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वहाँ पे पब्लिक आवागमन करती है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इट्स अ कंजेशन हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट, particularly in the evening, early nights. So वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कोई एडवर्स गतिविधि ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वहाँ पे सर्विलेंस बनी रहे। पर पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि और वहीं आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तर भारत और नेपाल के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले को लेकर चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष और मेला समिति अध्यक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा आगामी 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलने वाले मां पूर्णागिरि धाम मेले को लेकर यातायात व्यवस्था, सड़क मरम्मत, बिजली पानी व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को 2 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा पूर्णागिरि मेले के आयोजन में है वो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। अभी आज की स्थिति ये है कि जो हमारी पूरी भैरव मंदिर तक का जो हमारा मोटर मार्ग है वो यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन क्योंकि नवरात्रों में भीड़ ज्यादा रहेगी तो इसलिए एहतियातन रात को 8 बजे से लेके 5 बजे तक ठूलीगाड़ से आगे जो है हमारा ट्रैफिक जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और वही अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले मां पूर्णागिरि धाम की भी बात कीजिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पौड़ी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया है। इस दौरान जहां छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया, तो वही पौराणिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने राष्ट्रीय स्टेडियम में समा बांधे रखा। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जनपद के 15 विकास खंडों के 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जूनियर शिक्षक संघ पौड़ी की ब्लॉक अध्यक्ष रश्मि बिष्ट द्वारा भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका रही अपनी स्वर्गीय माता सरोजिनी रावत में स्मृति में चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई और इस मौके पर विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपक का और इसी के साथ हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफियां देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूंगी और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख
धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी। देखिए 3 दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के जीरो खाल हो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, उतरी खाल हो, सभी जो अन्य विकासखंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज्यादा जो है यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस 3 दिवस बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। अच्छे प्लेयर थे सारे सबने अच्छा किया। हार जीत तो सर एक नॉर्मल चीज़ है सर। हम भी आ रहे थे सर, पिछले साल हम भी आ रहे थे, इस साल हमने ज़्यादा मेहनत की जीत गए। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं। हार जीत तो लगी रहती है, कोई स्कूल हारे जीते। हमें बस ये खुशी है कि हम अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में हैं। क्या कमी रह गई कुछ? तो बहुत खूबसूरत लगा, हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पौड़ी से, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खेल प्रतियोगिता का जो है समापन हो गया और इस मौके पर तमाम जो छात्र छात्रा है वो यहां पर मौजूद हैं और इस बीच तमाम जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए गए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था और इसी के साथ साथ तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भाग लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और वही दीपावली के समय में देहरादून में अवैध रूप से पटाखों का काला कारोबार फल फूल जाता है। नियम कानून को ताक पर रखकर बाजार सज जाते हैं और पटाखा कारोबारी जीएसटी टैक्स चोरी कर सरकार के राजस्व की भी चोरी करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में दीपावली के आते ही पटाखों का व्यापार तेज हो जाता है। नियम कानून को ताक पर रखकर अच्छे रसूख के दम पर पटाखा व्यापारी सरकारी सांठगांठ से लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन नियम कानून का पालन ना के बराबर करते हैं। इससे आम जनता के साथ ही सरकार को भी नुकसान हो रहा है। पर इतना सब होने के बाद भी शायद इसको लेकर किसी तरह की सजगता नहीं दिखाई जा रही। ऐसा हम नहीं, ऐसा देहरादून के अग्निशमन अधिकारी कह रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर सुनिए अग्निशमन अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, इनके पास मानक बिल्कुल नहीं थे और ये अवैध रूप से रखा गया था, तो इसमें एसएसपी साहब ने इसकी तरफ से जो है एफआईआर करने के निर्देश जारी कर दिए गए। क्या कुछ जांच की गई है, अधिकारी गए तो किस तरीके से क्या कुछ निकल के सामने आया? नहीं, हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड देखा जो है, मैं भी गया था जो है कल सुबह जो मॉर्निंग में है, और हमने हमारे इंचार्ज से जो प्राप्त जानकारी के हिसाब से जो है कि वो अवैध रूप से रखा गया था, उसकी संज्ञान में नहीं था हम लोगों की। क्या क्या कमियां देखने को मिली हैं? किराए की दुकान की जो मानक किस प्रकार की कमियां थी? देखिए, जो भंडारण किया जाता है उसमें सबसे पहला रहता है कि कंक्रीट की छत हो जो है वो तो थी जो है, और दूसरा रहता है कि उसमें लाइट न रहे जो। अब इनके यहाँ जो आग लगी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कैमरे वैमरे लगे हुए थे जो, तो संभावना शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है जो, तो ये मानक होते हैं उसके लिए। और अग्निशमन का कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास। ये हम लोगों के हेडक्वार्टर से निर्देश आ चुका है, हमारी तरफ से भी जारी हो चुका है, और एसएसपी साहब ने भी अपने सदस्य थानाध्यक्षों को बोल दिया है कि जो लाइसेंसी हैं उनको देख लिया जाए, उनको चेक कर लिया जाए, जो भी सुरक्षा में कमियां हो उसको पूर्ण करा ली जाए, और जिनके पास जो है लाइसेंस ना हो जो है उनको सीज कर दिया जाए। देहरादून के जिलाधिकारी इस मसले को बहुत ही गंभीर मान रहे हैं। डीएम साहब की माने तो ये जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर कोताही नहीं बरती जाएगी। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर अगर पटाखा गोदाम संचालित किए जा रहे हैं तो जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। देखिए, फायर एंड एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है और जो हमारे सप्लाई ऑफिस हैं, सो उनको ऑलरेडी निर्देशित कर दिया है कि ऐसे जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं जो अवैध चल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहीं से भी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन यदि हमें प्राप्त होती है तो उसका त्वरित संज्ञान लेके उनको तत्काल मौके पे भेजा जाएगा।
ये हमारा जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं। वहीं देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट का इसको लेकर कहना है कि त्योहारों के समय जब लाइसेंस का आवेदन आता है तो जिला प्रशासन नियमों के आधार पर ही लाइसेंस निर्गत करता है, लेकिन हाल ही में जब आईएसबीटी के पास पटाखा गोदाम में आग लगी तब अधिकारियों के वादे और दावों की पोल खुल गई। घटना के बाद आनन फानन में जांच और कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि मौका रहते लाइसेंस निर्गत करने से पहले ही प्रशासन क्यों नहीं सभी मानकों का सत्यापन करा पाता है। देखिए, अभी विगत दिनों एक घटना प्रकाश में है जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर में किसी रिहायशी इलाके में एक भवन में कुछ पटाखों में विस्फोट हुआ। इन घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके और रोकथाम की जा सके, तो इसलिए हमें जो भी हमारे समस्त सीओ साहब हैं और हमारे जो मुख्य अग्निशम अधिकारी हैं उनको पत्र के माध्यम से ऐसे समस्त क्षेत्रों का सत्यापन करने के लिए भी निर्देशित किया है और साथ में ये भी आख्या मांगी है कि जितने भी गोदाम ऐसे हैं इनको पूर्व से लाइसेंस स्वीकृत है अथवा नहीं है, और यदि मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको वहां से विस्थापित भी किया जाए और जिन क्षेत्रों में ऐसे गोदाम जो अवैध रूप से भंडारण किए हुए उनके विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इसमें व्यापार मंडल और जो हमारे स्थानीय व्यवसायी हैं उनके साथ एक बैठकर वार्ता भी की जाएगी और ऐसे स्थान विशेष को चयन भी किया जाएगा जो भीड़ भाड़ इलाकों में ना हो। ऐसी जगहों पे पटाखा की दुकानें लगाई जाएं जहां पे किसी प्रकार की ऐसी घटना कारित होने की दशा में वहां पे अग्निशमन की वाहन पहुंच सकें और जो रिहायशी इलाकों से दूर हों, ताकि कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना से हम बच सकें। अब जब बात उठी है तो दूर तलक भी जाएगी। त्योहारों में पटाखे वाले जो अस्थायी लाइसेंस लेते हैं और महज कुछ दिनों में पटाखों के गोदामों से लाखों करोड़ों के माल बेचते हैं, उनके पास ना तो माल के आय व्यय का कोई ब्यौरा होता है और ना ही किसी तरह का कोई बिल। पटाखा व्यापारी के कारोबार से सरकार को कितने की राजस्व की प्राप्ति हुई, उन सब का भी कोई हिसाब किताब नहीं रहता। आम जनता जब इन व्यापारियों से पटाखा खरीदती है तो इनको बिल के नाम पर हाथ से लिखी पर्ची ही थमा दी जाती है। तो क्या इन पटाखा कारोबारियों के करोड़ों के कारोबार से सरकार के खजाने की चोरी रोकने के कोई उपाय राज्य कर विभाग के पास नहीं है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो पटाखा व्यापारी है या किसी और चीज का भी व्यापारी है, जो जीएसटी में टैक्सेबल गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती है, हमारे राज्य में वो लिमिट है 20 लाख की। और चूंकि ये जो पटाखे व्यापारी जो आशा रोड़ी के पास हैं, ये काफी अच्छी मात्रा में पटाखा रखते हैं, तो ये 20 लाख से ऊपर रखते हैं निश्चित तौर पे, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो अभी हमने अपने अधिकारी को निर्देशित भी किया है कि वहाँ जाके पहले तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक कर ले। और जैसे आप बता रहे हैं कि एक पटाखे व्यापारी की आग लगी और उसके मानकों में बहुत सारी कमी पाई गई अग्निशमन के डिपार्टमेंट के द्वारा या बाकी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो तो अपने लेवल पर कार्रवाई करेंगे, पर जीएसटी विभाग भी इस पर कार्रवाई करने जा रहा है। और जीएसटी विभाग में एक क्लॉज होता है सेक्शन 17(5)H, जहाँ पर गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड जो होते हैं, तो जो पीछे से इनका आईटीसी आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम इनका रिवर्सल कराएंगे और एक इनका आकलन करेंगे इनके यहाँ गुड्स कितने थे और उस सारे गुड्स पे वो सारा हम आईटीसी रिवर्सल होगा। दिखाई भी जाता है कि कई बार इसको लेकर भी हमने जो है अपने अधिकारी को निर्देशित किया है कि भाई वो आप, क्योंकि ये जो व्यापार है ये लगभग 1 से 2 महीने का व्यापार रहता है, तो हमने अपने अधिकारी को ये निर्देशित किया कि भाई आप अपने फील्ड में जाएं और सबका सर्वे कर लें एक बार कि भाई वो लोग रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद गुड्स अपने उतने रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उससे ज़्यादा रख रहे हैं, और अगर ज्यादा या कम है तो जो भी कानूनी कार्रवाई है उस पर एक्शन लेंगे। वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, लेकिन इन पटाखा कारोबारियों के नाक में नकेल जिला प्रशासन कब तक डाल पाएगा और इन कारोबारियों के करोड़ों रुपए के व्यापार से राज्य सरकार को कितना राजस्व मिलेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच पटाखा कारोबारियों पर कई सवाल उठना लाजमी है। ग्राफिक्स के जरिए वो 10 सवाल आपके सामने रखते हैं जो पटाखा कारोबार पर उठ रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं उन तमाम सवालों का जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि किसकी लापरवाही का नतीजा था आईएसबीटी पटाखा गोदाम अग्निकांड? क्या मानकों की अनदेखी कर दिया जाता है पटाखा गोदाम भंडारण लाइसेंस?
क्यों हर हादसे के बाद सामने आता है मानकों में ढिलाई का मामला? क्यों समय समय पर नहीं चलाया जाता चेकिंग अभियान? किसकी शह लापरवाही से संचालित होते हैं अवैध पटाखा गोदाम? जनता की जान से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? हर साल कितना होता है पटाखों का वास्तविक कारोबार? कितना टैक्स देते तथा बचाते हैं पटाखा कारोबारी? जिम्मेदार विभाग के पास क्यों नहीं है पूरा ब्यौरा? क्या पटाखों के कर चोरों और अवैध कारोबारियों पर वाकई सख्ती करते हैं जिम्मेदार विभाग?